डिसीजन बाउंड्री फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन बाउंड्री क्या होगा ये अगर हमको देखना है, डिसीजन बाउंड्री फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो उसके लिए वी नीड इक्वेशन, एंड व्हाट शुड बी दैट इक्वेशन, एच थीटा एक्स, हमारा स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन, बोलना बस ये है कि दीज ऑल आर द पैरामीटर्स, तो ये थीटा 1 थीटा 2 लाइक दिस, तो ये कहाँ तक जाएगा, थीटा एन एक्स एन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना समझने में, ठीक। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इट डिपेंड्स कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, अगर ओनली वन वेरिएबल इज देयर वी विल राइट द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लाइक दिस इन्वॉल्विंग दीज टू पैरामीटर्स ओनली। एक जैसे जैसे नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे हमारे पैरामीटर्स के साथ साथ ये बढ़ता जाएगा, टू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर देयर, देन विल टेक दिस मच एज अवर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, है ना, क्योंकि x1 एक वेरिएबल, x2 दूसरा वेरिएबल, हियर वी हैव ओनली वन वेरिएबल, ठीक है, x1, तो इसलिए हम थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1 लेकर काम कर सकते हैं, बट दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। और जब हम ग्रेडियंट डिसेंट की बात करते हैं ना, तो उस समय हम इस थीटा ऑफ x को, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, थीटा ट्रांसपोज x लिखते हैं, ठीक है, थीटा ट्रांसपोज x लिखते हैं इन ग्रेडियंट डिसेंट, हम पढ़ लेंगे, लेकिन अभी बस इतना याद रखो कि दिस इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, ओके, दिस वन। नाउ कुछ डेटा पॉइंट 0th पॉइंट पे थे, कुछ 1 पे थे, ठीक है, हमारा कुछ लाइन इस तरीके से बना हुआ था, and then we got this line in the previous slide 0.5, तो ये एक मिडिल पॉइंट आ गया, इस मिडिल पॉइंट के इधर और इधर एज यू कैन सी हियर 0 आ रहा है, इधर पूरा 1 आ रहा है, इधर के जितने पॉइंट्स आएंगे x के इट इज कमिंग ओवर, एंड उसमें हम लोग क्या मिल रहा है हमको, पास या पास मिल रहा है ना, और इधर लेफ्ट साइड में जितने पॉइंट्स मिलेंगे इस मिडिल पॉइंट से इट विल बी कैटेगराइज्ड एज फेल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हम अगर इसको हम एक ही वेरिएबल ले रहे थे तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं, थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1, ओके। नाउ आपको मैंने ये बोला कि ये 0 से नीचे भी जा सकता है, 1 से ऊपर भी जा सकता है, तो वी नीड टू स्क्वैश इट विद इन दिस, इस तरीके से हमको कुछ बाउंड्री बनानी पड़ेगी लाइक दिस, ये लाइन ऐसे मैं जस्ट अब उसके पैरेलल बना रही हूँ बट इट शुड बी ओवरलैप्ड ना, मैं उसी लाइन को दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ, ये इस तरीके से कुछ हमारा बनना चाहिए, ना तो उसके 0 से नीचे जाना चाहिए ना 1 से ऊपर जाना चाहिए, ये 1 is here. Is it making sense? समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो ये सिग्मा, इसको हम इस फंक्शन को ये करने के लिए हम एक फंक्शन लगाते हैं ऑन दिस थीटा 0 थीटा 1 x1, जिसको मैं अगर g लिखती हूँ यहाँ पर, दैट फंक्शन वी अप्लाई सम फंक्शन, सो let me write it like this, g of z, ठीक है, वहां पे z क्या है, थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1, ठीक। सो दिस सिग्मॉइड फंक्शन, जो लॉजिस्टिक फंक्शन जिसको बोल सकते हो या सिग्मॉइड फंक्शन बोल सकते हो, इट इज द इक्वेशन ऑफ दैट इज, आप लोग को पता भी होगा, दैट 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस z, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1, ठीक है, तो this will be your sigmoid function. मैम मतलब बेसिकली सिग्मॉइड लिमिट करने के लिए यूज Yes, होता है। हाँ, लिमिट करने के लिए, स्क्वैश करने के, स्क्वैश मतलब हम उसको स्ट्रेट लाइन में लेकर आ जा रहे हैं, ठीक है, तो ये नीचे ना जाए और ये ऊपर ना जाए, हम एक ऐसा कुछ फंक्शन लगाएं कि इसकी वैल्यू जब इसके ऊपर जाए तो वो स्क्वैश होके 1 पे ही अटक जाए, और यहाँ इसके नीचे अगर मुझे कभी वैल्यू मिले तो वो 0 में ही आ जाए, सो दैट इज दैट
can be done using sigmoid function. ठीक है, that can be done using sigmoid function, and that sigmoid function equation is this: 1 upon 1 plus e to the power minus z. Here z is our actual equation. ठीक है, is it clear? Yes, ma'am. So whatever the function or whatever the value of your line equation is, ये e के पावर में जा रहा है. तो यहाँ से we are trying to map it this h theta of x, जो हमारा cost function हम निकालेंगे इस function के basis पे, है ना. g is a function with z parameter. Here z is theta 0 plus theta 1 x1, and this function is written as 1 upon 1 plus e to the power minus z, and this is known as sigmoid function. या फिर इसको लॉजिस्टिक फंक्शन भी बोलते हैं. बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम इसको लॉजिस्टिक फंक्शन भी बोलते हैं. ठीक, तो इसका जो ग्राफ है, दिस द ग्राफ ऑफ दिस लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैन बी प्लॉटेड लाइक दिस. अगर ये 0.5 है तो नाउ आई कैन प्लॉट इट लाइक दिस, ऐसा एस शेप. ठीक है, तो ये मेरा z है, दिस इज 0 एंड दिस इज माय फंक्शन g of z. इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलना चाह रहे हैं? व्हेन g of z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये कब होगा? ये g of z ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 कब होगा बताओ? जब z की वैल्यू क्या होगी? व्हेन, बताओ आप लोग बताओ, व्हेन मैम जब पॉजिटिव होगी z की yes, वैल्यू. when z is greater than or equal to 0. As you can see here, z की Yes. वैल्यू जब 0 से आगे बढ़ेगी तभी gz की वैल्यू भी आगे बढ़ रही है 0.5 से. ठीक है, so when gz is greater than g of z is greater than equal to 0.5, it can only be happen when the value of z is greater than equal to 0. And what is z? Theta 0 plus theta 1 x. तो ये पूरे कैलकुलेशन की वैल्यू अगर it is greater than 0, if it is positive, then we are getting the main equation value as 1 or positive. Greater than 0.1, 0.5 greater than 0.5, that means 1. ठीक है, तो logistic regression can not only be used for binary classification, it can also be used for multi-class classification. ठीक है, तो discrete variable इसलिए मैंने बोला, not binary, not only binary, discrete variable in the output, है ना. हमारा आउटपुट या टारगेट वेरिएबल जो हमको प्रिडिक्ट करना है, वो अगर 0 और 1 है या मोर देन दैट है, डिस्क्रीट वैल्यूज है, मतलब 4 है ना. जैसे 4 वैल्यूज है, क्या हो सकता है? जैसे कि कैटेगरी है, ग्रेड है A B C D, 4 ग्रेड्स हैं, है ना. तो कौन से ग्रेड में लाई करेगा? तो ऐसे भी 4 वैल्यूज के लिए भी हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन, मल्टी क्लास हो गया वो, है ना. अब 2 नहीं है, बाइनरी क्लास नहीं है, मल्टी क्लास हो गया. 4 ग्रेड्स हो गए, ग्रेड A B C D. तो इन दैट केस हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, दिस एक्चुअली दिस सिग्मॉइड फंक्शन इज हेल्पिंग अस टू कन्वर्ट or map the independent variable to dependent variable, so that we can lie between this class A और class B. दो हमारा क्लास हो, ऐसा हम कर सकते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? तो फ्रॉड डिटेक्शन, ईमेल क्लासिफिकेशन, इमरजेंसी डिटेक्शन, ईमेल क्लासिफिकेशन में स्पैम एंड नो स्पैम करते हैं, तो वो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन से कर सकते हैं. एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे ये लिख सकते हो आप. तो जब भी आपको कोई सिचुएशन दिया जाए और डेटा सेट में आप आउटपुट वेरिएबल पूछिए, उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए, है ना, कि क्या हमको प्रेडिक्ट करना है और क्या वैल्यू होगी. उस बेसिस पे व्हाट शुड बी द एमएल एल्गोरिथम दैट शुड बी यूज्ड. ठीक, तो ईमेल क्लासिफिकेशन, इट कैन बी स्पैम और नो स्पैम.
देन इमरजेंसी डिटेक्शन, देन डिसीज डायग्नोसिस में भी जैसे ट्यूमर अगर हमको फाइंड आउट करना है तो वेदर दैट ट्यूमर इज मैलिग्नेंट और बेनाइन, बाइनरी क्लासिफिकेशन बस है अगर, तो यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली बाइनरी क्लासिफिकेशन में तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर ही सकते हैं जहाँ पे 0 और 1 हो, where 0 is for negative class and positive for positive class we represent it using 1. Is it clear now what is logistic regression and how do we solve it? हमारा जो फंक्शन आया वो क्या आया, लीनियर रिग्रेशन मॉडल का जो फंक्शन आया, द फंक्शन इज दैट 1 प्लस e टू द पावर माइनस z था, z को मैं लिख रही हूँ t थीटा ट्रांसपोज x, क्योंकि थीटा ट्रांसपोज x एज आई टोल्ड यू हम इसको इस पूरे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं यह। ठीक है, इसलिए मैंने तो लीनियर डिसीजन बाउंड्री में लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो अच्छा काम करता ही है, नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री भी हो सकता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन को भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगी, लेकिन उसके पहले ये डिसीजन बाउंड्री के बारे में बात कर लेते हैं। सो दिस इज अवर हाइपोथेसिस फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल h थीटा x जो आपके सामने है। इस वाले ग्राफ में मैंने देखा कि g ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है, तब होगा जब हमारा z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग सेम इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, इसी चीज को मैं आगे लिख के बता रही हूँ आपको। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज g ऑफ मतलब h थीटा ऑफ x theta transpose x, g of theta transpose x, whatever the function will be, and this function is what, this one है ना, it should be greater than 0.5 where थीटा ट्रांसपोज x जो है should be greater than equal to 0, क्योंकि ये क्या है अपना z है। आ रहा है समझ में, वही चीज उसी चीज को मैंने अलग तरीके से लिखा। तो इन दिस केस इट विल प्रिडिक्ट व्हाट, प्रिडिक्ट y is equal to 1, आउटपुट वेरिएबल या टारगेट वेरिएबल। So y is equal to 1 can only be predicted when the theta transpose x is greater than equal to 0. And when it will predict y is equal to 0, बताओ तब क्या लिखूं? If h of theta of x क्या होना चाहिए? Less than 0.5? Yes, ma'am. मतलब g of z is less than 0.5? मतलब मैम यहाँ पर थीटा ट्रांसपोज एक्स वही है ना, थीटा थीटा 0 नॉट प्लस थीटा 1 x1, थीटा, हाँ हाँ। ओके। So because we cannot write, हमको जनरल इक्वेशन लिखना है ना, इट डिपेंड्स कि x की वैल्यू क्या है। अगर आपका एक वेरिएबल है तो थीटा 0 प्लस थीटा 1 x होगा आपका इक्वेशन। अगर आपके दो वेरिएबल्स हैं तो थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x होगा। तो इट मे वेरी, सो वी आर जनरलाइजिंग इट, वी आर गिविंग जनरल इक्वेशन, इसलिए हम थीटा ट्रांसपोज x लिखते हैं। तो जब ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ते हैं ना तो उस समय इसको लेते हैं, तो वहां से अगर आते हैं तो ज्यादा क्लियर समझ में आता है कि क्यों थीटा ट्रांसपोज लिख रहे हैं। ठीक है, सो वी आर जनरलाइजिंग इट एक्चुअली। ये हम ऐसा लिख सकते हैं लेस देन 0, तब क्या होगा हमारा प्रेडिक्शन y इक्वल टू 0। ठीक है, देखो h थीटा x अगर मेरा ये इक्वेशन है, g ऑफ थीटा 0 प्लस थीटा 1 x प्लस थीटा 2 x, इसका क्या मतलब है मेरे को बताओ। सबसे पहले ये देखते हो अगर आप फंक्शन, व्हाट डज इट मीन? मैम ये सिग्मॉइड फंक्शन है और जो x1 और x2 है वो पैरामीटर्स हैं लीनियर। No, x1 and x2 are two independent variables. Independent variables and theta dependent variables. Theta 0, theta 1, theta 2 H. are independent, are the parameters where theta 0 is Yes. the intercept, Intercept. right? Yes. ये हमारा b0 है, mx plus c का c है ये, है ना? हाँ, ठीक। तो ये अगर दिया हुआ है और with
some formula जिससे हम लोग पूरा इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन करके ग्रेडियंट डिसेंट का करके हमने पैरामीटर्स की वैल्यू निकाल ली, थीटा की वैल्यू निकाल ली। मान लो -3 1 1, जिसमें -3 थीटा 0 की वैल्यू है 3, थीटा 1 की वैल्यू है 1, थीटा 2 की वैल्यू है 1। अब क्या होगा? टू प्रिडिक्ट y, अगर y इक्वल टू 1, अगर मुझे y इक्वल टू 1 प्रिडिक्ट करना है तो ये कब होगा? पुट करिए इसमें, -3 प्लस थीटा 1 x1, थीटा 1 की वैल्यू 1 है तो ये हो गया x1, प्लस थीटा 2 x2, थीटा 2 की वैल्यू 1 है तो x2। कब होता है? g ऑफ x इज थीटा y इक्वल टू 1 हमको कब प्रेडिक्ट करना है? व्हेन g ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दिख रहा Yes, ma'am. है ना? तो इसी को अगर मैं यहाँ लिखूं तो दिस शुड बी लाइक दिस, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, Yes, है ma'am. ना? तो इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। लिख सकती हूँ क्या? Yes, ma'am. है ना? तो अब मेरा ये जो केस है ये क्या बन गया? ये जो है, ये जो इक्वेशन x1 प्लस x2, इट इज एक्चुअली व्हाट? इट इज थीटा ट्रांसपोज x, राइट, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो हमारा पुराना था, है ना? इंटरसेप्ट को हम दूसरी तरफ लेके चले गए तो अब ये 3 आ गया। नाउ इट हैज बिकम इक्वेशन, डिसीजन बाउंड्री का इक्वेशन बन गया, डिसीजन बाउंड्री का इक्वेशन बन गया। कैसे बना मैं बनाती हूँ। ये है मेरा x1 और ये है मेरा x2, मेरे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है? और यहाँ पर मेरे दूसरे पॉइंट्स हैं। तो मेरी डिसीजन बाउंड्री कैसे बनेगी? थ्री, ये बनेगी 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहीं से Yes, आया, ma'am. करेक्ट? दिस इज माय डिसीजन बाउंड्री। तो जब x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होते हैं तो मैं क्या करती हूँ? y की वैल्यू 1 प्रेडिक्ट करती हूँ। एंड द वाज जस्ट अपोजिट, ये क्या हो जाएगा? x1 y इक्वल टू 1 के लिए ये हुआ, y इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा? क्या Yes, इक्वेशन ma'am. लिखोगे? बताओ, इक्वेशन बताओ। X1 1 plus less than x1 प्लस x2 less than लेस देन 3, 3. करेक्ट? आ तो क्या समझ में? Hmm. यही तो है। दिस इज y इक्वल टू 0, this one, this points, these data points are y equal to 1, Okay, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. So this Yes, is our ma'am. hypothesis, h theta x, जितने वेरिएबल्स उस हिसाब से हमने लिया। अब यहाँ पे थिंग इज, यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स की वैल्यूज बता दी हैं, ठीक है? थीटा 0, थीटा 1, थीटा 2। जब आप लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन सेलेक्ट करेंगे और वो एग्जीक्यूट होगा, उस टाइम पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो भी वैल्यू है वो थीटा 0, थीटा 1, थीटा 2 की कैलकुलेट करेगा बेस्ड ऑन योर ट्रेनिंग डेटा सेट। x1 और x2 की वैल्यू आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में रहेगी, रहेगी मैम। है ना? उसके बेसिस पे आपका थीटा 0, थीटा 1, थीटा 2 प्रिडिक्ट होगा। कैलकुलेट। जैसे कि हमने लीनियर, आप विजुअलाइज कर सकते हो कि लीनियर रिग्रेशन में हमने कैसे किया था। हमने पॉइंट्स लिए थे, फिर हमने कैसे इंटरसेप्ट निकाला, फिर b1 निकाला था, थीटा 0, थीटा 1 निकाल के देखा था हमने उसमें। इन द सेम Yes. वे हियर आल्सो विद द ट्रेनिंग डेटा सेट गिवन, हम देखो क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग कैसे होती है? ट्रेनिंग करके हमको मिलता क्या है? ट्रेनिंग करके मुझे इन पैरामीटर्स की वैल्यूज मिलती है, समझ में आ रहा है? ट्रेनिंग Yes. करवा, ट्रेनिंग डेटा से मुझे इन पैरामीटर्स की वैल्यू मिलती है, सो दैट आई कैन फाइंड द डिसीजन बाउंड्री। एंड नेक्स्ट टाइम जब न्यू डेटा पॉइंट्स आएगा तो उसके लिए मुझे इक्वेशन मिले और उस इक्वेशन के बेसिस पे ही मैं ये चीज बताती हूँ। तो बेस्ड ऑन माय ट्रेनिंग डेटा सेट आई हैव गॉट दिस पैरामीटर्स वैल्यू, दीज आर माय पैरामीटर्स। पैरामीटर की वैल्यू मुझे मिली और देन आई गॉट द इक्वेशन, दिस इक्वेशन,
हो सकता है आपका इसकी वैल्यू आ जाए 0.32, इसकी आ जाए 0.69, ऐसा भी आ जाए। तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे? x1 की जगह उस तरीके से आप, सॉरी 0.32 0.3x1 ऐसा, है ना? आते समझ में? तो इस तरीके से जो भी वैल्यू मिलेगी बस आपका इक्वेशन बनेगा और आप इस काम को कर पाओगे। ओके ठीक है, so this is our decision boundary. सेम ये तो अपना लीनियर क्लासिफिकेशन हो गया, है ना? लीनियर डिसीजन बाउंड्री हो गया एक्चुअली। दिस इज लीनियर डिसीजन बाउंड्री, इसमें हम लोग लाइन, हमारा इक्वेशन बन रहा है, लाइन का इक्वेशन हमको मिल रहा है। लेकिन अगर मेरा डेटा पॉइंट्स ऐसा हो, मान लो मेरे डेटा पॉइंट्स ऐसे हो, यहाँ पे हैं और कुछ डिफरेंट डेटा पॉइंट्स यहाँ पर हैं। अब बताओ इसको कैसे आप करोगे क्लासिफाई? ये तो लाइन से नहीं होने वाला, इसके डिसीजन बाउंड्री लाइन से नहीं हो पाएगी। व्हाट यू शुड डू? If these are the plots and these are the different data points, what should be the decision boundary? अब अगर मैं आपको बोलूं my hypothesis is given as like this, g of theta 0 plus theta 1 x1 plus theta 2 x2, पॉलिनोमियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशंस भी हो सकता है। तो theta 3 x1 square theta 4 x2 square, if this function is given to you, this is hypothesis for this, तो ये दिया हुआ है, तो इफ द पैरामीटर्स आर कैलकुलेटेड, थीटा 0 थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ये सब कैलकुलेट होता है और मुझे ऐसा कुछ मिलता है कि थीटा की वैल्यू मुझे ऐसी कुछ मिलती है -1 0 0 1 1। क्या इक्वेशन मिलेगा बताइए? इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा? h थीटा x -1 ये 0 हो जाएगा, यस मैम, ये भी 0 हो जाएगा, थीटा थीटा 3 मेरा 3 1 है, तो ये आ जाएगा मेरा x1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर। It should be greater than 0 if I want to predict 1, है ना? एक क्लास को प्रेडिक्ट करने के लिए दो क्लासेस दिख रही है मुझे, एक प्लस दिख रहा है, एक डॉट दिख रहा है। तो एक क्लास को प्रेडिक्ट करने के लिए y इक्वल टू 1 के लिए मुझे ये मिल रहा है और दूसरी क्लास को प्रेडिक्ट करने के लिए मुझे लेस देन 0 लेना पड़ेगा। बट दिस इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। Yes, ma'am. Do you remember this is equation of circle? Do you remember? This is equation of circle. So now I can draw it like this. My decision boundary, my non-linear decision boundary will be like this, right? क्योंकि y equal to 0 के लिए मेरा इक्वेशन क्या होने वाला है? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर क्या होगा? लेस देन Yes. 0 नहीं 1, 1. ठीक है? ये 1 है ना, दिख रहा है ना? ये देखो ये 1, Hmm. तो सर्कल Yes. बन रहा है रेडियस से, ठीक है? तो ऐसा नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज भी हम प्लॉट कर पाते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन से, whatever will be the polynomial equation will, whatever will be the polynomial equation, ठीक है? तो जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना, ये इक्वेशन आपको गिवन होता है, या तो ये इक्वेशन गिवन होगा या तो ये इक्वेशन हाइपोथेसिस गिवन होगा एंड द पैरामीटर्स वैल्यूज विल बी गिवन। उसके बेसिस पे आपको बताना है कि ये डिसीजन बाउंड्री का इक्वेशन क्या होगा। Logistic regression equation. The regression equation is x1 square plus x2 square greater than equal to 1 for predicting a class. Is it? तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ लीनियर हो, नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज भी हम प्लॉट कर सकते हैं। किससे? अब देखो यहाँ पे ये हो गया y इक्वल टू 1, ये हो गया y इक्वल टू 0 लॉजिस्टिक रिग्रेशन से, ठीक है? तो बेस्ड ऑन दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन वी कैन फाउंड different types of decision boundary. It can be like this ellipse जैसा कुछ हो सकता है। You can get ये x1 है और x2 है, ठीक है? सब जगह ये भी x1 x2 x1
x2, आपको इस तरीके से भी डिसीजन बाउंड्री मिल सकती है, ये लाइक दिस, ठीक है, अंडरस्टूड। तो एनी टाइप ऑफ शेप यू कैन गेट हियर इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन to get the equation, whatever will be the polynomial equation, based on that you may get different types of decision boundary. So it should not be linear one. That's why we also use logistic regression. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Logistic regression, cost function. So it is used to calculate the parameter value, जो theta 0, theta 1, theta 2 है ना, उसकी value को calculate करने के लिए we need this cost function. तो अगर if I'm given training data set, training set is given x1, y1, x2, sorry, y2, like this. ठीक है, ये अगर गिवन है तो हमारा x की वैल्यू क्या है, x belongs to x0, x1, x2 so on xn तक, राइट। और y क्या है हमारा यहाँ पर, y belongs to 0 और 1, ये लेके चल रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। तो h of theta as we know कि h of theta x हमारा क्या होता है, 1/1 plus e to the power minus theta transpose x for sigmoiding, for convex non convex function, इसको हम नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें हमको ना ग्लोबल मिनिमा नहीं मिलता, इस तरीके से नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन मिलता है। नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन में हमको लोकल मिनिमास मिलते हैं, ये देखो यहाँ पर भी मिल रहा है, कलर चेंज करते हैं, ये भी यहाँ पर भी एक लोकल मिनिमा, यहाँ पर भी है, ऐसा भी है ना। तो ये मल्टीपल लोकल मिनिमा मिलते हैं, इसलिए इसको हम लोग नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन बोलते हैं, नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन, बिकॉज वी गेट मल्टीपल in with this equation, we get with this sigmoid function we get multiple local minimas. So how do we fit our model by the value of these parameters? तो cost function, linear regression का जो cost function होता है वो क्या होता है आपको पता है, मैंने cost function लिखा था आप लोग को, उस समय ज्यादा डिस्कशन नहीं किया था, वो ऐसा कुछ होता है 1/m I is equal to 1 to m half theta x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये लीनियर रिग्रेशन का होता है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस नॉन कॉन्वेक्स फंक्शन हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो कॉस्ट फंक्शन होता है ना, वो इस तरीके से होता है। इसमें जे थीटा भी लिख सकते हो, कॉस्ट फंक्शन करके, कॉस्ट एच थीटा एक्स कॉमा वाई ऐसा करके भी लिख सकते हो, मैं जे थीटा लिख रही हूँ। तो इस केस में क्या होगा, दिस इज लॉग एच थीटा एक्स, लॉग लेते हैं फॉर इफ वाई इक्वल टू 1, ठीक है, एंड it is log 1 minus h theta x if y equal to 0. तो मतलब y की वैल्यू जब 1 है तब log की वैल्यू h theta x की वैल्यू भी 1 होगी, है ना। तो 1 होगी तो हमारा कॉस्ट जो होगा वो 0 होगा, तो हमारा जो प्रिडिक्शन है वो 1 होगा, इट इज लाइक दैट। और जैसे जैसे हमारा y की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, h थीटा x भी मेरा 0 होगा, तो मुझे कॉस्ट मेरा इंफिनिटी मिलेगा, दैट शुड नॉट बी डन। उस टाइम पे हम लोग जो लर्निंग पैरामीटर्स होते हैं ना, जिनको हम फिर से इवेल्युएट करते हैं, उसको चेंज करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, मतलब उसको बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस करने। कॉस्ट फंक्शन एक्चुअली क्या होता है, एक बार आपने ट्रेनिंग करवाया, जो भी वैल्यू आई, अब आप जब उसकी एक्यूरेसी देख रहे हो तो उस बेसिस पे फिर से चेंज कर रहे हो, तो कितना चेंज करना पड़ रहा है। अगर आपका पहला ट्रेनिंग फेज अच्छा होगा तो आपको वापस से फिर से
जो पैरामीटर्स में चेंजेस हैं, पैनलाइज जिसको हम बोलते हैं, पैनलाइजिंग लर्निंग एल्गोरिदम है ना, तो वो बहुत कम लगेगा, और ज्यादा चेंजेस होंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो y जैसे इसमें देखो y इक्वल टू 1 में, एक सेकेंड, जब y इक्वल टू 1 है तो हम बोल रहे हैं कि लॉग फंक्शन, जब देखो लॉग का आपको पता तो याद तो नहीं होगा, बट हम लोग मैथ्स में पढ़े थे, जब लॉग ऑफ x है ना, मतलब यहाँ लॉग ऑफ z ले रहे हैं हम लोग, लॉग ऑफ z का अगर आप बनाना चाहो ना, तो यहाँ मैं छोटा सा बना के दिखाती हूँ। यहाँ हमारा माइनस है ना, देखो सी, ये माइनस लिखा हुआ है, माइनस लॉग x बनाना है मुझे, लेकिन प्लस लॉग x का क्या होता है, ये इस तरीके से कुछ होता है उसका ग्राफ, ये लॉग ऑफ z का हमको माइनस करना है, तो माइनस कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इट इज लाइक दिस, ये है 1, ये है 0, ये y इक्वल टू 1 के लिए, तब हमारा कौन क्या है, कॉस्ट फंक्शन क्या है, देखो माइनस लॉग x, तो माइनस लॉग h थीटा x, ये हमारा उसका ग्राफ है। ठीक है, और जब y इक्वल टू 0 होगा तब हमारा क्या है, 1 माइनस h थीटा x, तो उस समय क्या करेंगे हम 1 माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस x, हमको किसका प्लॉट करना है, लॉग ऑफ 1 माइनस x का, प्लस और माइनस, तो उसका जो ग्राफ होता है, इट इज लाइक दिस, ऐसा, ये 1। ठीक है, तो दिस इज माइनस लॉग 1 माइनस h थीटा x। ठीक है, तो जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है, ये हमने जैसे लिखा, ठीक है, इसका फाइनल जो इक्वेशन होता है ना कॉस्ट फंक्शन का, अगर कोई आपसे पूछे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के कॉस्ट फंक्शन का क्या इक्वेशन होता है, तो आप हर बार ऐसा तो नहीं बता पाओगे, ये जिस फॉर्म में हमने यहाँ पे लिखा है, एक इक्वेशन बताना पड़ेगा ना, तो वो इक्वेशन क्या होगा, कॉस्ट h थीटा x of I y will be equal to minus y log h theta x minus 1 minus y log 1 minus h theta x to the power I, like this। इस केस में क्या होगा, देखो if y equal to 1 तो क्या मिलेगा आपको, y की वैल्यू अगर 1 आएगी तो कॉस्ट फंक्शन मुझे क्या देगा, y अगर 1 प्रिडिक्ट होता है तो ये कॉस्ट फंक्शन मुझे क्या देगा, ये 0 हो जाएगा, यस मैम, है ना, तो मेरा कॉस्ट फंक्शन तब क्या हो जाएगा, माइनस वही चीज मिलेगी जो हमने पहले लिखी है, माइनस लॉग y एच log थीटा एक्स। एक्स आई। ठीक, इफ y इक्वल टू 0 हो जाएगा तब क्या मिलेगा मुझे, अगर y की वैल्यू 0 प्रिडिक्ट होती है, जो भी मैंने प्रिडिक्शन किया है, तो मेरे कॉस्ट की वैल्यू क्या, मतलब कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा तब मेरा, सेकंड वाला सेकंड Log वाला, 1 माइनस x 1 माइनस 0 है तो माइनस लॉग 1 माइनस एच थीटा एक्स आई। आ रहा है समझ में, तो ये जो दो चीज हमको मिली है, यही हमने कहाँ लिखा, ये यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था, दिस इज डायरेक्ट वन, कि y की वैल्यू 1 में ये आएगा, 0 में आएगा, आया कैसे, यहाँ से आया, दिस वाज द फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये अच्छे से बॉक्स बना के लिख लेना अपनी कॉपी में, दिस इज द कॉस्ट फंक्शन फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन।